Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. एवरीवन, होप यू आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके साइंस सब्जेक्ट की है फॉर क्लास 10th। ये आपके चैप्टर नंबर 6 से ही ली गई है और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपका है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रीशन, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है अपने शरीर से निष्कासित करना, बाहर निकालना। ठीक है। अब जैसे कि हम जब सांस लेते हैं हमारे शरीर में, आप जानते हैं कोशिकीय श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है उसमें घुलकर कहाँ पर जाती है? फुफ्फुस के पास जाती है, जो कि आपके फेफड़े कहलाते हैं, और वहाँ से वो कुपिका के ज़रिए निष्कासित हो जाती है। मगर कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और वो हमारे शरीर से निकालने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, जो नाइट्रोजनिक पदार्थ होते हैं, तो हमारे शरीर से निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसको निकालने के लिए मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर पूरा उत्सर्जन तंत्र होता है, जिसके ज़रिए मानव उसको उत्सर्जित कर पाए, उन पदार्थों को बाहर निकाल पाए। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसा आप जानते हैं बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती ही रहती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वजर्य पदार्थ लगातार बनते हैं। ये वजर्य पदार्थ किसको कहते हैं? वजर्य पदार्थ का मतलब है वो पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और अगर वो हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर की जो सुचारू रूप से अभिक्रियाएं होती हैं वो ठीक से नहीं हो पाएंगी। वो उनमें क्या करेंगे? उनमें हिंड्रेंस डालेंगे, उनको ख़राब करेंगे। तो उस जीवित शरीर के लिए उन वजर्य पदार्थों का निष्कासन आवश्यक हो जाता है। तो उस जीवित शरीर के लिए उस वजर्य पदार्थ जो कि हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको निष्कासित करना, उनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर दे रखा है एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों में श्वसन। एक कोशिक जीवों में और बहुकोशिक जीवों में आप श्वसन पढ़ चुके हैं। तो विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियां करते हैं, मतलब उत्सर्जन करने के लिए जो वजर्य पदार्थ है उनको निष्कासित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कि एक कोशिकी जीव, एक कोशिक जीव मतलब कि जो एक कोशिका के बने होते हैं, वो क्या करते हैं? अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत करते हैं। मतलब कि अपनी जो उनकी शरीर की, जैसे एक कोशिक जीव है, उनकी जो शरीर की सतह होती है तो वहीं से क्या करते हैं? जल को निष्कासित करते हैं और जल को विस्तृत कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और बहुकोशिक जीव में क्या होता है? जो बहुत सारे कोशिकाओं के जीव बने होते हैं, अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो इसके अंदर पूरे तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र, और उसके अंदर विशिष्ट अंग बने होते हैं। उन अंगों द्वारा जितने भी वजर्य पदार्थ होते हैं उनको निष्कासित किया जाता है। अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वजर्य पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मानव उत्सर्जन तंत्र में? कि हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजन युक्त वजर्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि कैसे पदार्थ? यूरिया और यूरिक अम्ल, उनको निष्कासित करना। तो इस तंत्र में एक जोड़ा वृकक, एक जोड़ा किसका? वृकक। देखिए यहाँ पर बना रखा है वृकक। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, ये जो आपको ये दिख रही हैं वाहिकाएं दिख रही हैं, तो ये एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। एक मूत्राशय, ये मूत्राशय दिखा रखा है, और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको ये आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे किस तरह से कि मानव उत्सर्जन तंत्र में जो अंग होते हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन से? पहला एक जोड़ा वृकक, दूसरा एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, तीसरा एक मूत्राशय, और चौथा मूत्र मार्ग। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वृकक, उदर में रीढ़ की हड्डी
के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो होते कहाँ पर हैं ये? जो उधर क्या होता है आपका पेट, ठीक है, पेट में, पेट के रीढ़ की हड्डी, पेट और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थिर होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर ऊपर की तरफ इधर ये दोनों वृक्क स्थिर होते हैं, ठीक है। फिर क्या दे रखा आपको? मूत्र वाहिनी। वृक्क में निर्मित मूत्र इस नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। ये जो वृक्क होता है इसके अंदर जब हमारा रक्त छन जाता है, एक तरह से ये रक्त को छानने का काम करता है और उसके अंदर जितने भी वजर्य पदार्थ होते हैं उसको क्या कर लेता है? उसको अलग कर लेता है, उसका निस्यंदन हो जाता है और वो जो मूत्र बनता है वो मूत्र वाहिनी के थ्रू कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है। तो वो नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, इन दोनों नलिका द्वारा प्रवाहित होता है और कहाँ पर इकट्ठा होता है? मूत्र वाहिनी द्वारा प्राप्त मूत्र का भंडारण, यहाँ पर भंडारण होता है, ये मूत्राशय है। फिर क्या होता है? मूत्र मार्ग से होता हुआ ये निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में से वजर्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है। मतलब मूत्र बनाने का उद्देश्य क्या है? बेसिक मकसद क्या है कि रुधिर जो हमारा रक्त है उससे जितने भी वजर्य पदार्थ हैं जो कि नाइट्रोजनस पदार्थ हैं जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल, उसको हम रक्त से छान पाएं, ठीक है। तो मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वजर्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है। ये वजर्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? ये जो वजर्य पदार्थ होते हैं ये रुधिर मतलब रक्त से वृक्क द्वारा, तो रक्त कहाँ जाएगा? एक तरह से वृक्क के अंदर जाएगा और वृक्क द्वारा निष्कासित होकर वृक्क जो है उसको छानेगा और उसको निष्कासित करके मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय में उसका भंडारण होगा, मूत्राशय में भंडारण होगा, प्रवेश करेगा। उसके बाद क्या होगा? वो मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा, मूत्र मार्ग से वो बाहर आ जाएगा। अब सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? ये जो वृक्क होते हैं इसके अंदर बहुत छोटे बहुत हजारों की तादाद में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक सबसे छोटे वृक्क काणु होते हैं और ये इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क काणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क का निस्यंदन एकक कहलाता है। यही होता है जिसके अंदर छोटी केशिकाएं क्या करती हैं? एंटर करती हैं और वहाँ से जितने भी वजर्य पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं और छनते हैं। चलिए हम इसकी एक बार संरचना देख लेते हैं। ये वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मतलब ये वो सबसे छोटी इकाई है जिसके अंदर रक्त को छाना जा रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? निस्यंदन हो रहा है। अब इसको डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। होता क्या है? जब पहले यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बाई वृक्क धमनी दिखा रखी है। देखिए बाई वृक्क धमनी दिखा रखी है ये, और यहाँ पर शिरा दिखा रखी है। तो ये अंदर जाके बहुत सारी केशिकाओं में बढ़ जाती है, सबसे छोटी होती हैं। आपने पढ़ा भी था जो धमनी और शिरा के बीच को जोड़ती हैं और जो बहुत पतली नलिकाएं होती हैं उनको हम केशिकाएं कहते हैं। तो वो बहुत छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। तो वो जो केशिकाओं का गुच्छा होता है वो एक नेफ्रॉन में और एक वृक्क काणु में जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वृक्क धमनी की शाखा, अब जो वो केशिकाओं का गुच्छा होता है वो यहाँ पर आके बनता है, ये केशिका गुच्छ कहलाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। होता क्या होता है? सो पतली जो रक्त की केशिकाएं होती हैं वो गुच्छे के समान लिपटी होती हैं और ये किसके अंदर होती हैं? ये बोमन कैप्सूल के अंदर होती हैं और बोमन इसको संपुट भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे ये दिखा रखा है, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा दाब पड़ता है कि जो रक्त के अंदर ये जो पतली केशिकाएं हैं उसका जो गुच्छा है, तो रक्त के अंदर जितना भी पदार्थ होते हैं अमोनिया के, ग्लूकोज
और जितने भी आयंस होते हैं वो छन कर ये जो पीले कलर की नलिका आपको दिख रही है ना, ये जा रही है, इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो पीले कलर की ये इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि ये नीले रंग की वृक्क की ये शिरा दिखा रखी है, वृक्क शिरा की शाखा वृक्क धमनी। यहाँ ध्यान से देखिए, ये वृक्क धमनी है और यहाँ से ये धमनी, वृक्क की धमनी की शाखा एंटर करी है और ये शिरा निकली है, ठीक है। मतलब कि इसने सारा का सारा जो ऑक्सीजन पदार्थ दे दिया और ये शिरा में बदली। तो ये क्या होती है, जब ये नीचे की तरफ जाती है तो ये पूरी लिपटी हुई होती है और फिर ये वापस क्या होती है, इसका एक पूरा का पूरा गुच्छा बना होता है, जाल सा बिछा हुआ होता है और ये वृक्क धमनी दोबारा से होती हुई बाहर जाती है। तो होता क्या है, जब यहाँ पर ये जो केशिकीय गुच्छा होता है, ठीक है, गुच्छ होता है, इसके अंदर जो यहाँ पर निस्यंदन होता है और जितने भी यहाँ पर दाब ज़्यादा होने की वजह से जितने भी पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर वृक्काणु की जो नलिका होती है उसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी ये वृक्काणु की नलिका में आते हैं पदार्थ, जो कि पदार्थ हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, उनको अवशोषित कर लिया जाता है, यहाँ से निकाल लिया जाता है, ठीक है। और निकल के इन्हीं किस्में वृक्क की जो शिखाएं शिरा होती है, ये जो धमनी होती है, इसके अंदर ही दोबारा वापस चले जाते हैं, ठीक है। मतलब रक्त के अंदर ही दोबारा वापस चले जाते हैं और जितने भी पदार्थ होते हैं वो छन के बोमन संपुट से होकर और ये वृक्काणु की नलिकाओं के अंदर आ जाते हैं। ये जो नलिकाओं का गुच्छा दे रखा है और फिर ये दोबारा संग्राहक वाहिनी से होकर मूत्र बनाकर और मूत्रवाहिनी से होते हुए बाहर निकलते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर संग्राहक वाहिनी का काम क्या होता है, जितना भी पानी है उसको इकट्ठा करना और उसको अवशोषित कर लेना, जितना भी बचा कुचा पानी होता है। इसको मैं आपको एक और बार दिखाती हूँ। यहाँ पर जो ये धमनी है वो एंटर करी, इसका गुच्छा बना था और ये दोबारा यहाँ से होके निकली, ठीक है। तो होता क्या है, जितने भी पदार्थ हैं इसका ये पूरा गुच्छा बना होता है धमनी और शिरा का। तो इस जितने भी पदार्थ हैं जो कि अवशोषित होने से रह जाते हैं और जिसका निस्यंदन यहाँ पर हो जाता है, जो हमारी शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको दोबारा से यहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है। इसको नीचे वाले पार्ट को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यहाँ पर वृक्काणु में ज़्यादातर पानी का अवशोषण होता है और दोबारा से जितने भी आयंस वगैरह होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, उनको यहाँ से क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। फिर फर्दर इनको क्या करा जाता है, ये इन नलिकाओं से गुजरते हुए जाते हैं और इनमें जो भी ज़रूरी पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है और यूरिया इसके अंदर रहने दिया जाता है और वो बाद में एक संग्राहक वाहिनी से होकर गुजरते हैं। उस संग्राहक वाहिनी का काम क्या होता है, जितना भी बचा कुचा पानी है वो उसके अंदर से अवशोषित कर लें और उसको मूत्र में बदल दें, जो कि हमारा अवशिष्ट पदार्थ है, वजर्य पदार्थ है उसको। यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रुधिर केशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है। तो रुधिर केशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये एक कप की आकृति है। ये कैसी है, एक कप नुमा आकृति होती है जिसके अंदर ये गुच्छा होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। तो ये जो कप जैसी आकृति होती है इसको क्या कहते हैं, हम बोमन संपुट कहते हैं। ये आच्छादित रहता है। आच्छादित रहता है का मतलब क्या होता है कि इसके यहीं से क्या होता है, यहाँ से जितना भी पदार्थ होता है वो किस में चला जाता है, वो नेफ्रॉन के अंदर और वृक्काणु की नलिकाओं में प्रवाहित कर दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं मूत्र का निर्माण कैसे होता है। शरीर में मूत्र का निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसे कि अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ, जो मैंने आपको ये बताया था कि अधिक दाब के अंतर्गत जो यहाँ पर एक गुच्छा सा बना होता है जिसको हम केशिका गुच्छ कहते हैं, उसके अंदर अति सूक्ष्म निस्यंदन होता है। तो यहाँ से
जितने भी पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, निस्यंदन द्वारा किसके अंदर आ जाते हैं, बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेला जाता है, धकेलता है, ठीक है। तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है जहाँ ग्लूकोज रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है जहाँ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जब सारी चीज़ें आती हैं तो रुधिर नलिकाएं इससे लिपटी भी होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रुधिर नलिकाएं क्या करती हैं, जैसे ये बोमेन्स कैप्सूल था आपका, और ये जो वृक्क काणु है, यहाँ से ये गुच्छा था, गुच्छे से निस्यंदन हुआ और जितने भी पदार्थ थे वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर रुधिर नलिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिपटी हुई होती हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती हैं वो दोबारा से कहाँ चली जाती हैं, रुधिर नलिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और इनका पुनर्अवशोषण हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मूत्र नलिका में प्रवाहित होता है, जैसे जैसे मूत्र इस नलिका के अंदर प्रवाहित होता है, ठीक है, ये जो पूरी नलिका दिखा रखी थी इसमें प्रवाहित होता है, तो कुछ आयन जैसे पोटेशियम, अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। तो ये रुधिर से कहाँ, मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। तब लास्ट में क्या आती है, संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है। पुनर्अवशोषण भी, वहाँ पर जो बचा कुचा जल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, उसका भी अवशोषण कहाँ पर हो जाता है, संग्राहक वाहिनी में हो जाता है। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है भी होता है, ठीक है। ये सारे के सारे मूत्र के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, मूत्र का निष्कासन होना होता है। आपको पता है मूत्राशय में भंडारण होता है और फिर मूत्रमार्ग से निष्कासन होता है। मूत्र बनने के पश्चात वृक्क से मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जहाँ से ये मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी डायग्राम की आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये, एक कोशिकी जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखा रखा है, मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए आपका आंसर नंबर 1 है, अमीबा, पैरामीशियम आदि एक कोशिकीय जीवों के शरीर के भीतर कुवनशील रितिकाएं होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इनके भीतर आसपास के जीव द्रव, जैसे कि मान लो एक अमीबा है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, कुवनशील रितिकाएं होती हैं ये, ठीक है। तो जितना भी इसके शरीर के अंदर का पानी होता है और जल होता है, उसके अंदर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वजर्य पदार्थ होते हैं, वो घुले होते हैं, वो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जीव द्रव से चूषित जल इकट्ठा हो जाता है, तो इसके अंदर जल इकट्ठा हो जाता है। ये जल जब मात्रा में अधिक हो जाता है, ये जब मात्रा में जल बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो समय समय पर क्या होता है, पर अपने आप ही ये बाहर निकल जाया करता है। ये अतिरिक्त जल यदि कोशिका से बाहर ना निकले तो कोशिका फूलते फूलते फट भी जा सकती है। कोशिका फटने से जीव की मृत्यु हो जाएगी। प्रोटोजोआ के उत्सर्जित जल का मुख्य पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार भिन्न है। ये आपको दे ही रखा है किस प्रकार भिन्न है, कि इसके अंदर तो अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव में अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसमें विशिष्ट अंग होते हैं बहुकोशिकीय जीव में। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई वृक्क काणु है, यहाँ पर आपको दे रखा है, कार्यात्मक इकाई वृक्क काणु है। तो आपका आंसर नंबर 3 ये होगा, वृक्क काणु।
मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो हम जानते हैं कि वो अति सूक्ष्म निस्यंदन होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी सूक्ष्म तम कण होते हैं वो सारे के सारे बोमन संपुट से होकर निस्यंदन होकर कहाँ पर आते हैं, इसके नलिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं वृक्काणु की। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। नेफ्रॉन में ये कहाँ होता है, तो ये नेफ्रॉन के बोमेंस संपुट में होता है। यहाँ पर भी आपको दे रखा है, ये पूरा आप लिख देंगे। अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ अतिक सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थ को बोमन संपुट में धकेलता है। तो केशिका गुच्छ एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पर क्या होगा, अति सूक्ष्म निस्यंदन होगा और वहाँ पे जितने भी पदार्थ है वो बोमन संपुट में धकेल दिए जाएंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र दे रखा है। ठीक है, चित्र तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके भागों को भी आप लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 करके जितने भी इसके भाग हैं उनको भी लिखेंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।